हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेरोइन चल रहा है। और हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें कि हमने आपकी पिछले भाग में बात की थी कि हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखी थी, हेलोजिनेशन, और साथ ही साथ हमने एल्कीन से किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि जब हम एल्कीन से कैसे करते हैं, मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल से, दूसरा किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके, है ना। इतना हमने किया था। आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमने बात की थी कल पिछले भाग में कि एल्कीन से जब हम कराते हैं तो कैसे कराते हैं, और उससे रिलेटेड हमने करे थे। आज बच्चों अगला जो हमारा है उसमें है प्रिपरेशन में आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज बता दूं आपको, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन चल रहा है, जिसमें कि आज हमने पढ़ना है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना। हेलोजन एक्सचेंज होता है, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में सबसे पहला आपका बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन सबसे पहला है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती क्या है कि इसमें क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एल्काइल क्लोराइड का या एल्काइल ब्रोमाइड का। किसका? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। किसके साथ? आपका सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो आपको क्या मिलता है? एल्काइल आयोडाइड मिलता है। तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है बेसिकली किसके लिए है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, तो ये हेलो एल्केन ही तो हुआ, एल्काइल आयोडाइड हेलो एल्केन हुआ। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई हेलोजन मतलब एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड लिया हमने, और यहाँ पे जो हेलोजन है, हेलोजन या तो क्लोरीन होना चाहिए या फिर ब्रोमीन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। होता क्या है, अब यहाँ से ये जो एक्स हेलोजन है वो Na के पास चले जाएगा, और ये वाला I इधर आ जाएगा, एक्सचेंज हो गया, है ना। इसलिए तो बोला हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो X और I क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपका क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा और प्लस NaX बन जाएगा, है ना। NaX बन जाएगा। जैसे कि अगर हम क्या करें, R के जगह मैं ले लेता हूँ, R के जगह हम ले लेते हैं जैसे कि C2H5, है ना। C2H5Cl ले लिया हमने, प्लस हमने लिया NaI। तो यहाँ से क्या होगा, I कहाँ चले जाएगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है इसको, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो I चले जाएगा उधर, तो बन जाएगा C2H5I और प्लस NaCl, है ना। इस तरीके से हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो NaCl और NaBr आपका क्या होता है यहाँ पे, NaCl और NaBr जो बनेगा, NaBr एक हम इस Br लेके कर लेते हैं, C2H5Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H5I प्लस NaBr, है ना। दोनों हमने कर लिया। हमने कहा था X की जगह हम या तो Cl लें या Br लें। देखा गया कि जो NaCl और NaBr यहाँ पे बनता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इन ड्राई एसीटोन में। क्या हो जाता है? ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। NaCl एंड NaBr thus formed is precipitated in dry acetone, है ना। ड्राई एसीटोन में क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई, हमने क्या किया यहाँ पे। एक आपसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम ड्राई ईथर की जगह क्या लेना है, हमने ड्राई एसीटोन लेना है, ड्राई एसीटोन।
ठीक है ना, क्या लेना है, ड्राई एसीटोन। ठीक है ना, ड्राई एसीटोन लेते हैं तो NaCl और NaBr आपका जो बना वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ड्राई एसीटोन की फॉर्म में, है ना। तो ये था बच्चों आपका क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपको समझ आएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन आपका एल्काइल आयोडाइड के लिए होती है बेसिकली, और इसमें हम एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपका एल्काइल आयोडाइड आपको मिल जाते हैं। सेकंड आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए है। होता क्या है यहाँ पे स्वार्ट्ज रिएक्शन में कि हम क्या करते हैं, हम एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या तो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, है ना। हम क्या करते हैं, हम RX लेंगे, RX क्या हो गया आपका, X की जगह क्या हो सकता है, तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है, प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई मेटालिक फ्लोराइड, क्या लेते हैं, कोई मेटालिक फ्लोराइड लेंगे हम, ठीक है ना, मेटालिक फ्लोराइड लेंगे। यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड, यहाँ पे M क्या हो सकता है, यहाँ पे जो मेटालिक फ्लोराइड है ना, ये क्या हो सकता है बच्चों, मेटालिक फ्लोराइड या तो AgF हो सकता है, या आपका Hg2F2 हो सकता है, या आपका COF2 हो सकता है ना, या आपका SbF3 हो सकता है। ये सारे इधर Sb मेटल है, COB मेटल है, Hg भी मेटल है, Ag भी मेटल है सारे ना। तो सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और आपका Sb टिन फ्लोराइड आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये मेटालिक फ्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बनता है, आपका एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, यानी RF बन जाएगा, और साथ ही साथ जो मेटल है X के साथ मिल जाएगा, MX बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक रिएक्शन करके देखते हैं, जैसे कि अगर मैं ले लूँ CH3Br, CH3Br की रिएक्शन मैंने कराई सपोज AgF के साथ, है ना, AgF के साथ कराई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3F हो जाएगा और प्लस AgBr बन जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, हेलोजन एक्सचेंज हुआ, F कहाँ गया, इधर गया CH3 के पास, Br Ag के पास आया, दोनों हेलोजन है, F भी हेलोजन है, Br भी हेलोजन है, दोनों क्या हुए, एक्सचेंज हुए, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहा। आपको मेरी बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हम प्रिपेयर हमने किया, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए बात है ना। तो ये आपकी क्या थी बच्चों, प्रिपरेशन थी, किससे रिलेटेड, आपकी हेलो एल्केन से रिलेटेड प्रिपरेशन थी, कि भाई हेलो एल्केन की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, कैसे हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन को करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले दिन जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि यहाँ पे 2 भाग में हम इस चैप्टर को करेंगे, हेलो एल्केन पहला हम पूरा कवर करेंगे, पहले हम हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे, उनके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, देन फिर हम हेलो एल्कीन में आएंगे, हेलो एरीन में आएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये सब हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन के वो हमने किए। अब आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, जो हेलो एल्केन है वो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं आपके, यानी हेलो एल्केन बोलो, अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई या तो एल्काइल हैलाइड बोल लो या हेलो एल्केन बोलो, एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही है। हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड क्या है बच्चों, दोनों एक ही है, एल्काइल हैलाइड भी एक है और हेलो एल्केन भी क्या है, एक ही है। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलो या ये बोलो, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस व्हेन दे आर प्योर, जब प्योर स्टेट में होते हैं तो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उनमें कलर डेवलप होता है जब वो लाइट के एक्सपोजर में आते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि ब्रोमाइड यानी एल्काइल ब्रोमाइड की बात करें या फिर हम एल्काइल आयोडाइड की बात करें,
एल्काइल ब्रोमाइड, आपने देखा होगा AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, तो AgBr हो गया या कोई आयोडाइड का होगा। ये क्या करते हैं, कलर डेवलप होता है इनमें, डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इन पे लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो इन पे कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड स्वीट स्मेल के होते हैं, जो वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, स्वीट स्मेल के। वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड जो वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल के। कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल के वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं। ये बात है आपको समझ में आई। अब बात करते हैं अगला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल ब्रोमाइड है या आपका इथाइल क्लोराइड है या कुछ ऐसे क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, ये गैस होते हैं रूम टेम्परेचर में। हायर मेंबर क्या है, आपके सॉलिड है, मतलब जो लोअर मेंबर है वो गैस है, हायर मेंबर क्या है, लिक्विड और सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड के जनरली पोलर होते हैं। पोलर जो आपके हेलोजन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक हेलोजन के, वो पोलर है। तो ग्रेट पोलैरिटी के कारण और हाई मॉलिक्यूलर मास के कारण, है ना, एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है हेलोजन डेरिवेटिव में। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, वो कैसा होगा, हायर होगा देन दोस ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें कि आपका एल्काइल क्लोराइड आ जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा, एल्काइल आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आर स्ट्रॉन्गर, मतलब हाई होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं, हाई बोलते हैं, आर हायर देन their parent hydrocarbon, their parent hydrocarbon, ठीक है ना। उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है देन देयर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताया, ऐसा इसलिए कि एक तो क्या है, पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। आपको बताया था कि पोलैरिटी और हायर मॉलिक्यूलर मास, मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हायर मॉलिक्यूलर मास होने के कारण, पोलैरिटी होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है हेलोजन डेरिवेटिव में, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, बिकॉज दे हैव strong intermolecular force of attraction, strong intermolecular force of attraction उन पे क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉयल होने में, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड जब बहुत स्ट्रांग है तो वो जब टूटेगा तभी तो जाके बॉयल होंगे, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण वो थोड़ी देर में बॉयल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर हायर देन दोस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात कि जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन वो स्ट्रांग होता चला जाता है जैसे कि मॉलिक्यूल
क्या होता है, साइज में बड़ा होने लगता है ना, और उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। तो जो पैटर्न होता है वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हैलाइड, है ना, जैसे कि हम बात करें भाई सेम एल्काइल ग्रुप हो, अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। हमने क्या बात करी कि भाई अट्रैक्शन आपका जब स्ट्रांग होगा, है ना, अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज। अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा जब मॉलिक्यूल क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो, तो बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का डिक्रीज करता है। फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, सेम एल्काइल ग्रुप के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम बात करें आर आई की, ठीक है ना, आर बी आर की, ठीक है, फिर बात करें आर सी एल की, अब बात करें आर एफ की। तो आप देख रहे हैं ये मतलब आर आई का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, आर बी आर का बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा सा कम है, आर सी एल का कम है, आर एफ का सबसे कम है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने से, भाई साइज बढ़ा, आप देख रहे हैं ना साइज, यहाँ पे आई का साइज सबसे ज्यादा है। आप अगर बात कर ले हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, और हमें पता है एटॉमिक साइज नीचे जाते हुए बढ़ता है, तो आई का साइज सबसे ज्यादा है, और सेम एल्काइल ग्रुप लगने से, सेम एल्काइल ग्रुप होने से आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो ये ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। क्यों करता है, बिकॉज with increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases. With increase in size, size बढ़ रहा, and mass of halogen atom, size भी बढ़ रहा और जो mass है halogen atom का वो भी बढ़ रहा। mass of halogen atom, with increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases. Magnitude of van der Waals force, magnitude of van der Waals force, magnitude of van der Waals force increases, ठीक है ना भाई। जब van der Waals फोर्स इंक्रीज होगा, तो जब van der Waals फोर्स ज्यादा होगा, है ना, मैग्नीट्यूड van der Waals फोर्स का ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने से क्या होगा, बॉन्ड को टूटने में समय लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा ऊपर जाते हुए। तो इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ आई कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका आइसोमेरिक हेलो एल्केन का, आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग में वो क्या करता है आपका, ब्रांचिंग होने से क्या होगा, अगर ब्रांचिंग होने लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है ना, डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग से क्यों, क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा कि कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है आइसोमेरिक हेलो एल्केन का, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन, आइसोमेरिक हेलो एल्केन, आइसोमेरिक हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीज करता है विद ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2 और Br, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके पास ब्रोमो, कितने, 1 ब्रोमो बोल सकते हैं, 1 ब्रोमो और 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 375 केल्विन है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसका आइसोमर बनाया। इसका आइसोमर क्या बन सकता है भाई, Br को मैं सेकंड पोजीशन में लेके आ जाऊं, भाई यहाँ Br रहे या यहाँ Br, एक ही बात है। आपको पता है ना आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली वाली पोजीशन पे Br लगाओ या इधर वाली पोजीशन पे Br लगाओ, एक ही बात है ना, दोनों पोजीशन पे Br लगने से एक ही बात होती है, ठीक है ना। इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ एक ही बात है।
है ना। अब यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ एक ही बात है, तो दो बन सकते हैं, मतलब एक इधर जा सकता है Br, एक Br कहाँ जा सकता है, सेकंड वाली पोजीशन में जा सकता है, सेकंड या थर्ड में, सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा एक ही बात है। तो अगला में ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2 CH, इधर हमने Br लगा दिया और इधर क्या हो गया आपके पास CH3, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, आइसो, आपका कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। या फिर इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 2 ब्रोमो, आईयूपीसी नेम, पीछे मैंने इधर इसका आईयूपीसी नेम लिखा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोल सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है 364, कितना 364। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, C इधर भी CH3 इधर भी CH3, ऊपर हमने क्या लिख दिया CH3, उधर भी लगा दिया। देखो सेम है ना, अभी भी 4 ही कार्बन है, अभी भी 4 कार्बन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3, 1 2 कैसे बोलो, 1 2 3, है ना। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है ना, 2 मिथाइल, आईयूपीसी नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। अच्छा ये हो गया इसका, ठीक है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं न्यो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 346 केल्विन, 346 केल्विन, यहाँ पे 364 केल्विन, यहाँ पे 346। अब आप देख रहे हैं कि पहले वाले में 1 ब्रोमो ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन है, देखो सरफेस एरिया बड़ा है ना। दूसरे वाले में क्या हुआ, Br थोड़ा सा आ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, सिकुड़ गया हुआ। थर्ड वाले में थोड़ा और सिकुड़ गया, तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होने लगा, सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ब्रांचिंग हुई ना, ब्रांचिंग, पहले तो स्ट्रेट था, अब दूसरे वाले में क्या हो गया, ब्रांच हो गया, एक Br नीचे लटक गया। फिर तीसरे वाले में क्या हो गया, CH3 भी ऊपर आ गया, Br भी नीचे, तो ब्रांचिंग इसकी फैल गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, डिक्रीज करता है। रीजन मैंने आपको बताया कि ब्रांचिंग के कारण ऐसा होता है। ब्रांचिंग के कारण क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इस वजह से ऐसा होने लगेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन का। डायहेलोबेंजीन्स क्या होते हैं, डायहेलो जिसमें कि 2 हेलोजन ग्रुप लगे हो, है ना, डायहेलोबेंजीन 2 हेलोजन ग्रुप लगे हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली क्या रहता है, सेम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो आपके ब्रोमो, आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो थोड़े हैवी होते हैं वाटर से। तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी जब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, हेलोजन बढ़ेगा और एटॉमिक मास हेलोजन एटम का बढ़ेगा। तो डेंसिटी क्या करने लगती है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम, और आपका क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूलर मास, है ना, जो एटॉमिक मास होता है। ये जब बढ़ने लगेगा तो आपकी डेंसिटी भी कहने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये रही डेंसिटी की बात। देन सॉल्युबिलिटी की बात आती है इसकी, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा कि जो हेलो एल्केन है वो स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, ज्यादा घुलते नहीं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। अगर इनको डिसॉल्व करना है हेलो एल्केन को वाटर में, तो एनर्जी क्या चाहिए हमें, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, ताकि हम इनके बीच के बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके, है ना। हमको क्या चाहिए होता है, अट्रैक्शन इनके जो बीच का है उसको हमें तोड़ना होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हमें तोड़ना है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। तो लेस एनर्जी रिलीज होती है जब न्यू अट्रैक्शन सेटअप होता है। भाई जैसे ही न्यू अट्रैक्शन हुआ, न्यू बॉन्ड बने, तो कम एनर्जी निकली इनके बीच में, आपके हेलो एल्केन जब हुआ तो लेस एनर्जी निकली, और वाटर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी हेलो एल्केन की वाटर में कम होती है। हेलो एल्केन आपके क्या होते हैं, टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, वहां पे न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होगी हेलो एल्केन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, उनकी सेम स्ट्रेंथ होती है जैसे कि
जब टूटते हुए हुई थी। तो इस वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हेलो एल्केन की क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हम बोलते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगी हेलो एल्केन की स्लाइटली soluble in water। वाटर में ज्यादा नहीं घुलते, कम ही घुलते हैं, ठीक है ना, कम ही घुलते हैं वाटर में। अब रीजन आपको बता दें कम घुलने का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमें पहले तोड़ना होता है, क्योंकि हेलोल्केन आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल है, हेलोल्केन कैसा है, पोलर है, तो उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी इसकी कम है वाटर में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से आपके घुल जाते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, उसमें इजीली क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं उनमें, है ना। तो ये इसकी क्या थी, सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने क्या किया बच्चों, हेलो एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में जाना हमने कि भाई कैसे हम बात करते हैं, है ना। अब एक जगह का आप क्वेश्चन देख लो, एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है आपके पास, वन क्लोरोप्रोपेन दिया है, वन क्लोरोप्रोपेन है, एक दिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और एक दिया है वन क्लोरोब्यूटेन, है ना। क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इनको लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब वन क्लोरोप्रोपेन कैसे बनेगा, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन, और पहले पे क्लोरीन लगा हुआ इधर आ जाएगा, है ना। तो ये CH3, ये आपका CH2 और ये CH2, तो ये वन क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये वन क्लोरोप्रोपेन हो गया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल 3 है, और आइसो पे यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन, तो ये CH3, ये CH3 और ये 1 2 3 CH हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल हो। वन क्लोरोब्यूटेन है ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है ना। और क्लोरो, पहले पे क्लोरीन लगा हुआ, यहाँ पर लगा दो आप, तो CH3 इधर, CH2 इधर भी CH, तो ये वन क्लोरोब्यूटेन हो गया, आइसोप्रोपाइल। और ये अब आप देख पा रहे हो कि भाई एक तो जो वन क्लोरोप्रोपेन है और आपका वन क्लोरोब्यूटेन है, दोनों स्ट्रेट चेन है। आइसोप्रोपाइल में थोड़ा ब्रांचिंग होगी, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, मैं नंबर दे देता हूँ, सबसे कम इसका होगा, तीसरा नंबर इसका होगा, ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अब आप इसमें आपका क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन में आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपका दूसरा नंबर इसको मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन है, तो तीसरा नंबर ये आ जाएगा। मतलब पहले नंबर पे सॉरी ये आएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, फिर आपका इसका होगा, दूसरे वाले का, सबसे कम तीसरे वाले का होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा, आपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे थे आज हेलो एल्केन के, हेलोजन एक्सचेंज मेथड आपने किए, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने करी है इसकी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने हेलो एल्केन की करी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, कैसे दिखते हैं वो, कैसे हैं, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, किस तरीके से। साथ ही साथ हमने बात करी उनकी डेंसिटी को लेके, है ना, और सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबल कैसे हैं, किस में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल नहीं है, रीजन भी बताया कि किस तरीके से वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने इससे रिलेटेड करी, ठीक है ना। अगले भाग में हम आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की लेके आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।